हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ब्राह्म चिन्ह। हमने ब्राह्म चिन्ह की क्लास 1 क्लास 2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें क्लास 3 कवर करनी है। जो हमारे ब्राह्म चिन्ह रह गए थे उन्हें हम क्लास 3 में कवर करेंगे। क्लास 1 में हमने ब्राह्म चिन्ह के बारे में जाना था और ब्राह्म चिन्ह के 4 प्रकारों के बारे में जाना था। क्लास 2 में हमने ब्राह्म चिन्ह के कुछ अन्य प्रकारों को जाना था और बाकी जो ब्राह्म चिन्ह बचे हैं उन्हें आज हम क्लास 3 में कवर करेंगे। और साथ ही हम लास्ट में एक टाइप से ब्राह्म चिन्ह का रिवीजन करेंगे कि ब्राह्म चिन्ह कौन सा किसका होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लास किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं या उसका कंटेंट तैयार करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से वो कवर कर सकते हैं। और साथ ही आप भी अपना जो भी नोट्स बना रहे हैं या कुछ भी जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं आप, उसे अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि हमारी वीडियो से देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न हिंदी का नहीं छूटेगा। बड़माला हमने पहला चैप्टर पढ़ा था और दूसरा चैप्टर हमारा ब्राह्मचीन है। तीसरा चैप्टर हम आगे जो भी होगा उसको कवर करेंगे। आज हमारी ब्राह्मचीन की क्लास 3 है। आज खत्म करने के बाद इसको हम कल से क्या करेंगे, इसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को आजकल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास 3 की तरफ। कौन सी क्लास? ब्राह्मचिन्ह की तीसरी क्लास। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? उद्धरण या अवतरण चिन्ह। कौन सा? उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसका क्या नाम है? उद्धरण भी बोल सकते हैं इसे या अवतरण चिन्ह भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके देखिए, ये क्या है, इसके सिंबल हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इससे भी हम जानेंगे एक वन बाई वन कर। नंबर 1 पे देख लेते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों। किसी के द्वारा कहे गए कथन मतलब कोई बात कहेगा, कोई कथन कहेगा, उसको ज्यों का त्यों मतलब इसी प्रकार से लिख देंगे, जैसे वो बोलेगा उसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो वहां पर उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति कोई कथन, वाक्य या बात बोल रहा है, उसको हम जब लिखते हैं कैसा, जैसा उसने बोला उसी प्रकार से, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये ठीक है, ये हमने उद्धरण चिन्ह को जाना क्या होता है वो। उद्धरण या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं याद रखिए, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक हरा उद्धरण। एक हरा उद्धरण चिन्ह, एक हरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। नंबर 1 क्या है इसके? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इखेरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किस पर? किसी अक्षर पर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर पर या शब्द पर बल देने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? इखरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका नंबर 2 पॉइंट है, कवि का उपनाम पुस्तक का नाम। कवि का उपनाम होगा, ठीक है, या पुस्तक का कोई नाम होगा, पत्र पत्रिका का कोई नाम होगा। जैसे पत्र पत्रिका होती है ना, लेखक या लेखिकाओं की, उनका नाम होगा। लेख या कविता का शीर्षक, लेख हो सकता है, कोई लेखन 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 हो सकता है, कोई अनुच्छेद लेखन हो सकता है, या कविता का शीर्षक हो सकता है, जैसे कविता या कहानी का कोई शीर्षक हो सकता है, आदि का उल्लेख करना हो तो इखरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसा? इखरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इन सभी में भी। ठीक है, तो हमने इखरा उद्धरण चिन्ह को जाना कि अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना हो, या कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, कवि और कवि या कविता का शीर्षक आदि हो तो वहां पर इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है। किसके कवि है? ओज के कवि है। क्या है ये? रामधारी सिंह दिनकर के बाद में इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दिनकर क्या है? रामधारी सिंह का एक उपनाम है। क्या है? उपनाम। दिनकर साहब भी बोला जाता है ना, जैसे पूछा जाता है प्रश्न में, दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो दिनकर क्या है? रामधारी सिंह का एक उपनाम है, इसलिए हमने इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने उद्धरण चिन्ह को जाना और इखरे उद्धरण चिन्ह को जाना। इसका नंबर 2 देखते हैं आगे। दोहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्यों को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहां दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति या विद्वान, कोई भी व्यक्ति हो या विद्वान हो, या उसकी कोई पुस्तक हो या कोई अन्य पुस्तक हो, उसके अवतरण अवतरण या वाक्य को
अवतरण मतलब कुछ जो उसका पार्ट होता है ना, उसका कि कोई पार्ट होता है, इससे इम्पोर्टेंट पार्ट है अवतरण या वाक्य, कोई भी वाक्य है उसको जैसा है उसी तरफ से उद्धृत किया जाए, तो लिख दिया जाए, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या है ये? सुभाष चंद्र बोस का नारा है, कथन है, कहावत है, उनका नारा है। ये सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया, नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये एक विद्वान व्यक्ति है कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने क्रांति में हमारे बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा उद्धरण चिन्ह के बारे में, उसके दो प्रकार, इकहरा और दूसरा प्रकार दोहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में। तो इस प्रकार से हमने उद्धरण चिन्ह को जाना। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति का मतलब, पुनरुक्ति शब्द से ही हमें पता चल रहा होगा अर्थ से कि पुनरुक्ति मतलब एक क्या होगा? रुक्ति मतलब पुनरावर्ती होगी। ठीक है, जैसे जानते हैं एक ही वस्तु को बार बार लिखने, एक ही वस्तु को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, आप जब काफी जगह एक ही जैसे शब्द आते हैं लास्ट में, तो वहां पर क्या करते हैं? हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? ये देखिए, पुनरुक्ति चिन्ह का सिंबल होता है। जैसे वस्तु का नाम बचत, ठीक है, जैसा हमने कहाँ कहाँ प्रयोग किया था, किस किस चीजों से बचने के लिए, समय बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब्जी है, आटा है, चावल है, क्या सारी वस्तुएं हैं। वजन है इनका 5 किलो। अब इन सभी वजन 5 किलो है, सब्जी 5 किलो ले आना, आटा 5 किलो ले आना, चावल 5 किलो ले आना। तो हमने वजन को एक बार लिख लिया ऊपर 5 किलो, उसके नीचे सारे हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्वांटिटी समान है। समान है। जब बार बार लिखने से बचने के लिए कोई भी मात्रा या कोई भी वस्तु या कोई भी शब्द अधिक मात्रा में आ रहा हो, वो शब्द समान हो हर वाक्य में, तो वहां पर हम पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग कर सकते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को जाना। नेक्स्ट चिन्ह की तरफ चलते हैं। लाघव चिन्ह। कौन सा? लाघव चिन्ह। ये क्या है? लाघव चिन्ह। ये शून्य की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, शून्य ही इसका सिंबल है, एक टाइप से शून्य की तरह होता है। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है लाघव चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो आपको बता देना है संक्षेप सूचक इसका अन्य नाम है। किसका? लाघव चिन्ह का। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में, किसी बड़े नाम मतलब कोई बड़ा नाम है या शब्द है, उसको संक्षेप में छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी बड़े शब्द को या बड़े नाम को छोटा करने का। इसका चिन्ह शून्य के आकार का होता है, इसका चिन्ह शून्य के आकार का होता है। उदाहरण, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर फुल नाम है, डॉक्टर क्या है? एक पूरा नाम है। इसे हम क्या करते हैं? शॉर्ट में डॉक्टर लिखेंगे, डॉग के ऊपर चंद्र लगाएंगे, उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, हमारा डॉक्टर उससे पहचाना जाता है। अल्प बचत योजना, ये क्या है कि इन योजना है, तो इस पर देखिए अय लिखा लाघव चिन्ह लगाया, वै लिखा लाघव चिन्ह लगाया, योजना का पूरा नहीं लिखा, यो लिखा, पहला अग पहला शब्द अक्षर और उससे आगे लाघव चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उत्तर क्या ऊ लगाएंगे, ऊ के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, फिर के आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश होता है। तो बड़े शब्दों या अक्षरों या बड़े नामों को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से लाघव चिन्ह को जाना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ये कई प्रकार का होता है। देखिए डेड डैश भी होता है, प्लस प्लस भी कर सकते हैं, क्रॉस भी यहाँ पे बन जाता है, क्रॉस भी काफी जगह दिखाते हैं, आपको लिखा दिखाई देगा। ये सारे क्या है? लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह क्या होता है? जब वाक्य में कुछ बातें छोड़कर आगे की बात को लिखना हो। कहने का क्या मतलब है? जब वाक्य वाक्य में कुछ बातें होती हैं, कोई अनुच्छेद होता है, सबसे आसान समझने के लिए अनुच्छेद या गद्यांश या पद्यांश की कुछ बातों को छोड़कर आगे की बातों को लिखना हो, तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे समझेंगे इसे? देखिए उदाहरण देखिए सबसे अच्छी तरीके से। रघुकुल रीति चली आई, यहाँ पे चली आई छूट जा हुआ है, रघुकुल रीति चली आई पर बचन रह जाई। यहाँ पे छूटा हुआ है क्योंकि हमने कुछ शब्दों को छोड़ दिया और आगे लिख दिया। जब हम क्या करते हैं, किसी गद्यांश की व्याख्या करते हैं हिंदी में, किसी कक्षा में 11th 12th ग्रेजुएशन में, तो क्या करते हैं, उसका पहला वर्ड लिखते हैं गद्यांश का और सबसे आखिरी वर्ड लिख देते हैं, और बीच में क्या करते हैं हम डैश 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 लगा लेते हैं।
क्या होता है, डैश 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 लगा लेते हैं और लास्ट में इस प्रकार से यहाँ पे शब्द लिख देते हैं, यहाँ पे शब्द लिख देते हैं। किससे क्या पता चलता है, यहाँ पे लॉप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन गद्यांश की प्रथम और अंतिम बात को शामिल कर लिया गया है, बीच की बातों को छोड़ दिया गया है। उससे क्या होता है, वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने लोप चिन्ह को जाना। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं, रेखांकित चिन्ह भी बोलते हैं। रेखांकित आपने देखा होगा, रेखा रेखांकित होती है ये। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य या कहानी या अनुच्छेद किसी भी इसमें इंपॉर्टेंट शब्द, जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए रेखांकित चिन्ह या पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान प्रेमचंद्र का प्रथम प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रथम प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद का गोदान क्या है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पे क्या किया गया है, महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है इसमें, गोदान क्या है, एक उपन्यास, इसे रेखांकित कर दिया गया है या पाद चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इन ऐसे प्रकार के कहाँ पे किया जाता है, किसी महत्वपूर्ण शब्द को किसी वाक्य, कहानी, अनुच्छेद, गद्यांश में अगर प्रस्तुत करना है, दिखाना है, तो वहां पर रेखांकित चिन्ह या पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह को जाना। अब दोस्तों आगे चलते, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है, ये एस की टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, पूरा 5 नहीं होता है, इस प्रकार से दिखाई देता है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसे अवग्रह चिन्ह भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, अवग्रह चिन्ह किसे कहा जाता है, तो आपको पता जान चाहिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह और अवग्रह उच्चारण चिन्ह एक ही है, दोनों क्या है, अवग्रह का अन्य नाम दीर्घ उच्चारण और दीर्घ उच्चारण का अन्य नाम अवग्रह चिन्ह। इसका प्रयोग उस शब्द के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग उस शब्द के लिए किया जाता है जिसका उच्चारण दूसरे शब्दों की तुलना में ज्यादा समय लेता है। कहने का क्या मतलब है, इसका प्रयोग उस शब्द के लिए, उस समय किया जाएगा, उस शब्द के लिए किया जाएगा जिसका उच्चारण दूसरों शब्दों की तुलना में ज्यादा लेगा। मतलब कोई शब्द है, उसकी तुलना में दूसरा जब शब्दों में तुलना में समय अधिक लगता है। जैसे हमने पढ़ा था वर्णमाला में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो प्लूत में क्या कर रहा था, दीर्घ से भी तिगुना समय लग रहा था। आपने देखा होगा दीर्घ में या प्लूत में इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। इसलिए क्या करते हैं, जब शब्दों में अधिक समय लगता है किसी और शब्द से, तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। इसका प्रयोग छंदों की गणना में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम छंद पढ़ेंगे, उसकी गणना करेंगे, तो आपको महत्व पता चलेगा इस चिन्ह का। छंदों की जब गणना की जाती है, पंक्तियों की जब गणना की जाती है, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, बुरा ना मिलियो कोई। क्या होता है, छंदों में हम मात्राओं की गणना करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, जो सिंगल शब्द होते हैं, जो क्या होता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी सिंगल मात्रा गिनी जाती है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी डबल मात्रा गिनी जाती है। तो देखिए बै पे ये क्या, छोटू की मात्रा, तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, तो छोटू की मात्रा है ना, आ ई उ इसी तीन हमारे क्या थे, ह्रस्व स्वर थे। और रा पे आकंठा लग रहा है, बड़ा आ लग रहा है, तो इसकी क्या होगा, दो उच्चारण करेंगे, दो मात्रा गिनी जाएंगी, तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने जाना ना, बुरा जो देखकर मैं चला, इसमें बुरा शब्द में दो मात्राएं, रा पर और बाप पर एक मात्रा है। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग छंदों में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर किसी शब्द को अधिक तुलना में ज्यादा समय लगेगा, वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने दीर्घ उच्चारण चिन्ह को जाना। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक मतलब किसी से तुलना की जा रही है, तुलना की जाएगी, इसमें तुलना का सिंबल है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। जब दो पदों में अर्थबोध की समता दिखाई जाती है, जब दो पदों में, दो वाक्यों में अर्थबोध मतलब समता, अर्थबोध हो कि समता हो, बिल्कुल समान हो, तब तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो पदों, शब्दों, वाक्यों में अर्थबोध की समानता दिखाई जाती है, तो वहां पर तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुभ शुभ होता है, अच्छा शुभ ही क्या होता है, शुभ अच्छा होता है, अशुभ अशुभ बुरा होता है। शुभ का एक समानार्थी शब्द क्या है, अच्छा, अशुभ का बुरा। अपने बोलते हैं ना, शुभ अच्छा है, अशुभ है बहुत बुरा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तुल्यता दिखाई जा रही है, अर्थबोध की समानता दिखाई जा रही है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपने तुल्यता सूचक चिन्ह को जाना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट विराम चिन्ह की तरफ। समाप्ति सूचक चिन्ह, ये हमारा अंतिम विराम चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक मतलब समाप्ति हो रही है अब, किसी भी विवरण, किसी भी विवरण मतलब कोई भी विवरण हो,
अनुच्छेद या लेख आदि की समाप्ति देने के लिए समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कोई अनुच्छेद हो, कोई कहानी या कविता या न्यूज़पेपर देखा होगा या आपने पुस्तक का किसी पृष्ठ को देखा होगा। जब पाठ खत्म होता है, जब अध्याय खत्म होता है या लेखन खत्म होता है, तो उसके आखिर में इस प्रकार के कुछ सिंबल से बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर डैश डैश, इसके ऊपर क्रॉस का निशान है, डैश 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 क्रॉस का निशान है, ये एक विराम चिन्ह है। ये सारे समाप्ति सूचक चिन्ह के विराम चिन्ह है। ये प्रकार से देखिए शून्य लगा है, उसके दोनों तरफ डैश डैश लगा हुआ, इस प्रकार से क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो समाप्ति सूचक का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब समाप्ति हो जाए किसी भी अध्याय की, पाठ की, विवरण की, अनुच्छेद की, या न्यूज़पेपर में देखा होगा या पुस्तक में, तो वहां पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह का ये क्या है? सिंबल्स हैं सारे। और भी अदर आते हैं, पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर इन्हें से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लासों में हमने विराम चिन्ह को कंप्लीट पढ़ा। अपने अपने आपने क्या किया? उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा हम वर्ण विशेष के बारे में जान लेते हैं, जो लास्ट में हमारा हर क्लास में रहता है, चैप्टर के एंड में। विराम शब्द का अर्थ ठहराव या रुकना। पहले दिन पढ़ा था हमने, विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। पहले दिन ही पढ़ा था हमने योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, याद रखिए, संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि इनमें से किस भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अल्प विराम सबसे पहला चिन्ह था हमारा, अल्प विराम। इसका प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने अल्प विराम को जाना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है, या 20 है, ये हमने प्रथम क्लास में जाना। तो ये क्या एक टाइप से हमारा विराम चिन्ह का रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन। अल्प विराम को अंग्रेजी में कोमा कहा जाता है। अल्प विराम को इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। आपने कोमा बहुत जगह लगाया होगा, यूज किया होगा इंग्लिश के, जब आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आप वहाँ पे क्या है? अल्प विराम, हमने हिंदी में अल्प विराम जानते हैं, उसको इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। तो ये वर्ण विशेष था, थोड़ा सा हमने इस टाइप से थोड़ा सा वर्ण का रिविजन कर लिया। दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने बोला था आपको कि अंत में हम क्या करेंगे? सारे विराम चिन्हों का रिवीजन करेंगे, कौन सा विराम चिन्ह किसका होता है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ज्यादातर विराम चिन्ह से डायरेक्ट पूछा जाता है। इसी प्रकार से ये कौन सा चिन्ह किस प्रकार का है कि किसका है। तो देखते हैं दोस्तों। अल्प विराम सबसे पहले पढ़ा था हमने। सबसे पहले अल्प मीन्स कम, विराम मीन्स ठहरना, कम ठहरना। तो सबसे इसका क्या था? कौमा। अभी पीछे बढ़ के आ रहे हैं हम। अर्ध विराम मतलब अल्प से अधिक समय लगे, पूर्ण विराम से कम लगे, इसलिए अर्ध विराम। अर्ध विराम का क्या? दो पर बिंदी, नीचे कौमा। पूर्ण विराम खड़ी पाई, खड़ी पाई। प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्या है? प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का है। विस्मयादिक बोधक या आश्चर्य चिन्ह, ये क्या है? विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। कहाँ पर हर्ष, आश्चर्य, घृणा की जब होता है, वो विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम चिन्ह में दो बिंदी होती थी हमारी, एक ऊपर एक नीचे। निर्देशक चिन्ह में किसी को निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता था। योजक चिन्ह से ये थोड़ा बड़ा होता है। योजक, संयोजक, योजक या संयोजक चिन्ह ये कौन सा होता है? निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। किसी को क्या क्या है? शब्दों का जब विपरीतार्थक को, समानार्थक को, संज्ञा जैसे शब्द आए, निर्थक अर्थक शब्द आए, वहां पे क्या किया जाता था? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। कोष्टक, कोष्टक ये तीनों हमने कोष्टक पढ़े थे, छोटा कोष्टक, समाहार कोष्टक और ईय कोष्टक। अपतरण उद्धरण चिन्ह हमने परसों की क्लास, कल की क्लास में जाना था, क्लास 2 में। अपतरण दो उद्धरण चिन्ह के दो भेद होते हैं। पहली क्लास आज ही हमने जाना है, अपतरण उद्धरण चिन्ह को आज ही जाना है हमने। इसके दो भेद होते हैं, इकहरा और दोहरा। विवरण चिन्ह, विवरण को किसी को विवरण देना है तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। आगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जहां पे किसी वस्तु से बार बार लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह को अभी जाना है हमने, शून्य की तरह होता है। लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को छोटा करने के लिए किया जाता है। लोप चिन्ह किसी वस्तु को मतलब कुछ जगह छोड़कर अन्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पाद चिन्ह रेखांकित चिन्ह होता है, किसी वस्तु को इंगित करना है जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वाक्य में, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, किसी शब्द से ज्यादा समय लगे तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया था। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का मुख्य रूप से छंदों में प्रयोग किया था। ये पढ़ के आए हैं पीछे। पाद बिंदु, पाद बिंदु देखा था आपने? पाद बिंदु, पाद बिंदु कम उपयोग होता है, पर पाद बिंदु का आप याद रखिए, पाद बिंदु का चिन्ह एक भाग के तरह होता है, जो क्या डिवाइडेड का रूल क्या होता है। हंसपद इरिटेटिव बोर्ड तक पढ़ा था हमने सेकंड क्लास में। किसी शब्द के छूट जाने पर या त्रुटि हो जाने पर हंसपद
चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। टीका सूचक चिन्ह होता है क्या इसका, ये इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम किया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको नहीं जाना। अभी तुल्यता सूचक चिन्ह क्या था? तुल्यता मतलब किसी शब्दों की समानता को प्रदर्शित करने, जैसे शुभ का अच्छा, अशुभ का बुरा, वहां पर तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। समाप्ति सूचक चिन्ह, प्रकार लास्ट में बिल्कुल हम समाप्ति करी थी, इस प्रकार के 3 समाप्ति सूचक चिन्ह के सिंबल थे, एक यहाँ पर दिया गया है। एक होता है विकल्प सूचक चिन्ह, मतलब क्या है, जब यहाँ पर क्या करते हैं, आप लिखते हैं ना हम राम या श्याम, तो राम के साथ विकल्प सूचक चिन्ह मतलब एक तिरछी लाइन खड़ी कर देते हैं, तिरछी पाई रेखा खड़ी कर देते हैं, तो वहां पर विकल्प सूचक चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से क्या किया आपने, सारे ब्राह्म चिन्हों का एक टाइप से रिवीजन कर लिया आपने, ब्राह्म चिन्ह को देख लिया। तो आप क्या करिए, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, इसकी पीडीएफ कुछ समय बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। आप वहां से इन टेलीग्राम चिन्हों की अपनी पुस्तक, अपनी उत्तर पुस्तिका या कॉपी है जो भी आपका नोट्स है, उसमें आप इसकी सारणी बना लें और वहां से आप बार बार इन चिन्हों को देखें, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्राह्म चिन्ह पे आधारित। जैसे पूछ लेगा इसमें से पाद बिंदु का कौन सा ब्राह्म चिन्ह है, तो आपको याद रखना चाहिए कि पाद बिंदु का एक भाग का चिन्ह होता है, उसे पाद बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपसे पूछ लेगा, तो आप क्या करिए, इनका बार बार रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, तभी आपको ये ब्राह्म चिन्ह याद होंगे कि कौन सा सिंबल किस ब्राह्म चिन्ह का है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में ब्राह्म चिन्ह को जाना। इससे बाहर कोई भी प्रश्न ब्राह्म चिन्ह का आपकी किसी भी परीक्षा में नहीं बनेगा। तो आप क्या करिए, इन ब्राह्म चिन्हों की तीनों क्लासों को बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा हमारा, ब्राह्म चिन्ह का हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे कि पिछले वर्षों में आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न बने हैं, उसमें किस किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अभ्यास प्रश्नों के साथ, कौन से टॉपिक के, ब्राह्म चिन्हों के। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब शेयर करें, साथ ही बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्राह्म चिन्ह की अभ्यास क्लास 1 में, अभ्यास क्लास 1 में जिसमें हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास ब्राह्म चिन्ह का अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ, अभ्यास करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों का पहली क्लास में करेंगे, अगर दूसरी क्लास की आवश्यकता पड़ी तो दूसरी क्लास में भी करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।